नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स ओपन है और यह जो भी कोर्स है यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एनसीईआरटी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होगी। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस वाले जो भी लोग हैं वो लोग ध्यान में रखें। और विशेष रूप से बीपीएससी टीजीटी पीजीटी को फोकस कर रहा हूं और विशेष रूप से बीपीएससी पीजीटी को फोकस कर रहा हूं। लेकिन आप लोग को यह बता दूं, यह जो भी कोर्स है यह पूरा टीजीटी पीजीटी जूनियर ईएमआरएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगा और पूरा बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों के लिए। और यह भी ध्यान में रख, आप लोग को बता दूं, अगर 100% अगर आप हमारे मटेरियल को फॉलो करते हैं, 100% हमारे मटेरियल को देखते हैं तो 100% बेहतरीन परिणाम आप लोग को मिलेगा। ठीक है, यह जो कोर्स है ये 799 रुपए का कोर्स है। आप हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और यह जो लेक्चर वीडियो है यह आपका क्वेश्चन आंसर का लेक्चर वीडियो है। ये जो भी क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी कक्षा 11 इतिहास, ठीक है, कक्षा 11 का एनसीईआरटी इतिहास का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है पार्ट 1 है समय की शुरुआत। तो इसका एक लेक्चर वीडियो मैं कंप्लीट कर चुका था क्वेश्चन आंसर का। अति लघुत्तरीय प्रश्न हमने देख लिए थे, अति लघुत्तरीय प्रश्न सब मैं दिखा चुका था आप लोग को। अब हम अति लघुत्तरीय सारा कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, देखिए ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे 799 रुपए में, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। जबरदस्त तरीके से तैयारी होगी आपकी। ठीक है, और अपना एक सीट आप स्थान सुरक्षित रख पाएंगे। तो अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न तो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लघुत्तरीय वाले प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय वाला प्रश्न हो चुका था और अब लघुत्तरीय वाले प्रश्न देखेंगे। हाँ, लघु प्रश्न, लघुत्तरीय वाले प्रश्न देखा जा रहा है। तो प्रश्न है, प्राइमेट से क्या तात्पर्य है? इनकी किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन करें। प्राइमेट है क्या? तो प्राइमेट जो है यह स्तनधारी, मतलब वह स्तनधारी क्या होता है? स्तनधारी आप लोग बहुत सुने होंगे। स्तनधारी का मतलब क्या होता है? स्तनधारी का मतलब वह मानव समूह, वह प्राणी समूह जो अपने बच्चों को क्या करता है? दूध पिलाता है। भाई हर प्राणी, हर पशु पक्षी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता है, ध्यान रखिएगा। वह प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है वह है स्तनधारी। तो यह स्तनधारियों का वर्ग है, स्तनधारियों की इस वर्ग को प्राइमेट कहते हैं। आइए इसका स्पष्ट उत्तर देखते हैं। स्तनधारी या स्तनपायी प्राणियों के एक बहुत बड़े समूह का उपसमूह है। तो स्तनधारी प्राणियों का उपसमूह है। ये तो समूह हो गया स्तनधारी, इसका जो उपसमूह है वह है प्राइमेट। ठीक है, प्राइमेट। और प्राइमेट उपसमूह में बानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, बाल तो बकरी के भी शरीर पे होते हैं, भेड़ के शरीर पे भी होते हैं, ऊंट के शरीर पे भी होते हैं और भैंस के शरीर पर भी होते हैं। लेकिन यह लक्षण बता रहा है इनके शरीर पर बाल रहेंगे और यह पहली बात तो यह स्तनधारी है, मतलब ये अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे। और दूसरा, इनके शरीर पर बाल होते हैं। तीसरा जो है इसमें कौन शामिल होता है? बानर, लंगूर, मानव। आप समझ भी सकते हैं जैसे अच्छा, मानव की समानता किस पशु से आप कर सकते हैं? थोड़ा बहुत तो बानर से कर सकते हैं ना। बानर काफी समानता है भाई, एकदम सारा 95% जीन मिलता है बानरों का। भाई वह दुनिया में कोई भी पशु बानर के अलावा, बानर या लंगूर के अलावा कोई भी ऐसा पशु नहीं होता है मनुष्य की जो जिस तरह से मनुष्य अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता है किसी सामान को पकड़ने में, किसी सामान को मतलब कि कुछ भी ऐसे करके कुछ भी करता है, अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता है। 2 पैर पे खड़ा भी हो जाता है, खड़ा होकर चलता है मनुष्य। तो उसी तरह से बानर भी काफी समानता होती है बानर और मनुष्य में। तो यही प्राइमेट वर्ग है। ठीक है, प्राइमेट का उपसमूह जिसमें बानर, लंगूर और मानव शामिल होते हैं। ठीक है, समानता होती ही है। देखिए, माताओं का गर्भकाल लंबा होता है। प्राइमेट्स उपसमूह में माताओं का जो गर्भकाल होगा वह लंबा होगा। फिर देखिए, माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। तो ये सब कुछ होता है। और पहली बात, सबसे बड़ी बात यह जानना कि इसमें बानर, लंगूर, मानव शामिल होते हैं। तो यह जैसे मानव से जो समानता, बानर वर्ग से ही समानता रहती है ना। हम लोग बानरों के ही तो वंशज हैं, ऐसा डार्विन ने कहा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, होमोनिड समूह की विशेषताओं का वर्णन करें। ये जो होमोनिड समूह है इसकी विशेषताओं का वर्णन करिए। होमोनिड जो था मानव प्रजाति। ठीक है,
होमिनिड मानव प्रजाति जो है इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। तो उत्तर क्या है, मस्तिष्क का बड़ा आकार होता था। ये जो होमिनिड होते थे, मानव प्रजाति होते थे, इनके मस्तिष्क का बड़ा आकार होता था। 799 रुपए का कंप्लीट कोर्स है एनसीईआरटी, ठीक है। और यह बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। विशेष रूप से बीपीएससी पीजीटी की बात करूंगा, एमआरएस पीजीटी की बात करूंगा, उसके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है जो 11-12 में कंप्लीट कराऊंगा। 11-12 ही नहीं, मैं 9-10 भी कंप्लीट कराऊंगा। 9-10 ही नहीं, कक्षा 6 से लेकर 8 तक कंप्लीट कराऊंगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी निचोड़ कर आप लोग को दूंगा और पूरे दावे यकीन के साथ बोल दूं, अगर आप लोग 100% देखते हैं हमारे मटेरियल को तो 100% बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। तो केवल 799 रुपए की बात है, आप लोग मैसेज जरूर करिएगा, ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुरुआत में भी बताया हूं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, होमिनिड समूह की विशेषताओं का वर्णन करिए। तो मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था, यह पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता थी इनके पास। पहली ऐसी मानव प्रजाति जो पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता रखता था, होमिनिड, ठीक है। 2 पैरों के बल चलते थे, ठीक है। फिर हाथ से औजार बनाने में भी यह क्या थे, दक्ष थे। तो यह सब सारी विशेषता होमिनिड के पास थी। और भी था, हाथों का इस्तेमाल अन्य कार्यों में भी करते थे, हाथ का इस्तेमाल अन्य कार्यों में भी करते थे। यह प्रश्न है कि सीधे खड़े होने से आदि मानव को क्या क्या लाभ हुआ, स्पष्ट करें। सीधे खड़े होने से मानव को क्या लाभ हुआ? अब आप तो समझ ही सकते हैं, बहुत कुछ लाभ होता है सीधे खड़े होने से। अगर आप सीधे खड़े मत होइए, जैसे एक दिन के लिए सोच लीजिए आपको सीधा नहीं खड़ा होना है, तो आप क्या बहुत सारा काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो समाज में निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सीधे खड़े होने से, जैसे अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे सीधा नहीं खड़ा होना है, तो आप कहाँ, जैसे आप कहाँ जा पाएंगे, ठीक है। तो वजह सीधे खड़े होने से 2 हाथ स्वतंत्र हो गए। सीधे खड़े होने से क्या हुआ, 2 हाथ स्वतंत्र हो गए। फिर दूर तक देखने की क्षमता भी बढ़ गई। जब सीधे खड़े होंगे तो 2 हाथ आपके अन्य कार्यों के लिए स्वतंत्र हो गए, बाकी अन्य कार्य आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 स्वतंत्र हो गए। फिर दूर तक देखने की क्षमता भी बढ़ गई। अब जब सीधा मनुष्य हो गया तो वह लंबा हो गया, दूर तक देखने की क्षमता इसके पास विकसित हो गई। फिर देखिए तीसरा, हाथों का इस्तेमाल वह अन्य कार्यों में भी करने लगा, क्योंकि हाथ स्वतंत्र हो गए। 2 पैरों के बल खड़े होकर चलने लगे, ठीक है। 2 पैरों के बल चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम हो गई। अब 2 पैरों के बल पर चलने से जो एनर्जी लगती थी, 4 पैरों पर खड़ा होने का मतलब चारों के चारों पैर थकते थे, लेकिन अब 2 पैर के बल खड़े होने लगे तो 2 हाथ स्वतंत्र हो गए। अब वह सुकून उनको मिलने लगा, आराम मिलने लगा, तो शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम हो गई। तो यह सब सारे फायदे हो गए, ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा, पृथ्वी पर हिम युग कब प्रारंभ हुआ, उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो हिम युग का आरंभ कब हुआ, इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। पृथ्वी पर हिम युग मतलब पृथ्वी पर एक ऐसा समय भी आया था, एक ऐसा कालखंड भी आया था हमारी इस धरती पर जिस समय हिम युग की शुरुआत हुई थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ हिमपात होता था, ठीक है। पूरी सृष्टि बर्फ से ढकी रहती थी। तो हिम युग का प्रारंभ हुआ पृथ्वी पर कब? पृथ्वी पर हिम युग का प्रारंभ हुआ है 25 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था हिम युग। 25 लाख वर्ष पहले पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी, पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी हिम युग में। जलवायु वनस्पति में परिवर्तन, और जलवायु वनस्पति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जलवायु में परिवर्तन हुआ, वनस्पतियों में परिवर्तन हुआ। वनस्पतियों के आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तापमान व वर्षा तापमान व वर्षा में कमी हुई, ठीक है। जब हिमपात होगा तो तापमान में कमी होगी ही, तापमान में कमी हुई और उसके बाद वर्षा में भी कमी हुई। तो यह एक प्रमुख विशेषता थी हिम युग की, ठीक है। प्रश्न 5 देखिएगा, आदिमानव ने जानवरों का शिकार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे, वर्णन करें। आदिमानव ने जानवरों का शिकार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे, वर्णन करिए। कौन कौन से तरीकों से जानवरों का शिकार आदिमानव ने किया था, मनुष्यों ने किया था, बताएं। तो भाले व तीर कमानों का विकास, भाई भाले का प्रयोग करते थे। अच्छा, जो आदिम जातियां थी, जो आदिमानव थे, वो पशुओं को कैसे मारते थे, एक बहुत बड़ा डंडा होता था लकड़ी का, और उसमें क्या होते थे, पत्थर को चोक करके उसका भाला बना लेते थे, ठीक है। तो भालों और तीर कमानों का विकास, मतलब भाले और तीर कमान से क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। मांस से हड्डी निकालकर खाना, मांस से हड्डी निकालकर रखना,
जानवरों का शिकार करने के लिए कौन कौन से तरह मांस से हड्डी निकालकर, देखिए यहाँ पर कुछ अलग हो गया है, मांस से हड्डी निकालकर मतलब मांस से हड्डी निकालकर उसका क्या करते थे, उपयोग करते थे, क्या बनाने में, शस्त्र बनाने में, ठीक है। तो मांस से हड्डी निकालकर उसका शस्त्र बनाते थे, ठीक है। मांस को सुखाकर सुरक्षित रखते थे, मांस को सुखाकर सुरक्षित रखते थे। फिर देखिए समुद्रदार जानवरों का शिकार करना और उनकी रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग करना, और जो ऐसे जानवर होते थे जिनके शरीर पर रोए होते थे, खाल होते थे, अच्छी खाल होती थी, उससे क्या बनाते थे, वह कपड़े बनाते थे, ठीक है। मतलब उसकी खाल का उपयोग वह ओढ़ने में या लपेटने में वह करते थे। सुरक्षित रखे भोजन को बाद में खाते थे, और जो सुरक्षित रखा भोजन होता था कुछ खा लेते थे, और बचा होता था उसे बाद में रख देते थे, बाद में खा लेते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही भोजन प्राप्त करने के लिए औजार बनाते थे। तो अच्छा ये बात तो देखनी होगी कि औजार मनुष्य ने बनाया था, पाषाण का औजार बनाया था, लेकिन यह जो औजार होता था, क्या यह औजार केवल पुरुष बनाता था? तो पुरुष भी बनाता था और स्त्री भी बनाती थी। जो पाषाण उपकरण होता था वह स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर बनाते थे, ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, आदि मानव के जीवन में भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, क्रमबद्ध तरीके से स्पष्ट कराएं। बताइए, आदि मानव भाषा भी बोलते हैं, कुछ ना कुछ भाषा रही होगी ना आपस में संवाद करने के लिए। तो भाषा का विकास आदि मानव में कब हुआ, क्रमबद्ध तरीके से इसे बताएं। तो आइए, आरंभ में हाव भाव या हाथों का चलाना। आरंभ में वह कैसे अपनी भाषा का विकास की, हाव भाव, अपने हाव भाव का प्रदर्शन करके वह एक दूसरे को बताते थे। तो आरंभ में हाव भाव या हाथों का चलाना मतलब हाथ से इशारा करते थे, हाव भाव बताते थे। दूसरा, गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक संचार व्यवस्था का उपयोग करके वह अपना संवाद करते थे, भाषा का विकास किए थे। फिर तीसरा, बुलाने की प्रक्रिया से मनुष्य की वाणी का आरंभ। बुलाने की प्रक्रिया से ही मनुष्य की वाणी का आरंभ हुआ। अच्छा, मनुष्य जब किसी को बुलाया मतलब बुलाता था, तो इसी से ऐसी माना जाता है कि इसी से मनुष्य की वाणी का आरंभ हुआ। सबसे पहले वह एक दूसरे को बुलाने का कार्य किया, ठीक है। ध्वनियों का प्रयोग प्रारंभ, ध्वनियों का भाषा के रूप में विकास, ध्वनि का प्रयोग किया मनुष्य और इसी ध्वनि से भाषा का विकास होता गया, ठीक है। तो भाषा का विकास की यह भी सब सारी विशेषता थी, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में देखिए हमारा 8318397276 यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है, और यह आप मैसेज करिएगा, पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पूरा एनसीईआरटी नोट्स आपको मिलेगा, एनसीईआरटी पूरा नोट्स मिलेगा आपको। और यह बात आपको बता दूं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी मिलेगी और पूरा हिस्ट्री आपका कंप्लीट होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए भी, 9-10 के लिए भी, 11-12 के लिए, मतलब टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, बीपीएससी के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ इमारस में आपका, आप जानते हैं कि इमारस का जो सिलेबस है इसमें क्या है, इसमें पूरी एनसीईआरटी ही आप उसका सिलेबस है। कक्षा 11-12 की जो भी चैप्टर है वही इमारस का सिलेबस है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वह भी आपका कंप्लीट मिलेगा। और साथ ही साथ बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट के लिए भी गंभीर हैं, यूजीसी नेट का फॉर्म भरे हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी यह क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा। धन्यवाद।